अध्याय 9 ओपनकास्ट या खुली खान, ओपनकास्ट माइन। इस अध्याय के विषय बेंच बनाने के नियम, हॉल रोड शून्य ओपनकास्ट माइन की लेआउट, स्लोप स्टेबिलिटी, ड्रैगलाइन माइन में डंप बनाने में सावधानियां, ओपनकास्ट से प्रेलक कटाई, मुख्य मशीनें, ओबी डंप के नियम, शावल फेस की निगरानी, शावल केबलमैन को निर्देश, डंपर ऑपरेटर के कर्तव्य, ऑडियो विजुअल अलार्म, ओबी डंप में डंपर ऑपरेटर द्वारा सावधानी, ड्रिलिंग, कोल स्टॉक लोडिंग की निगरानी, लोडर ऑपरेटर के लिए सुरक्षा निर्देश, सरफेस माइनर की सुरक्षा व्यवस्थाएं और सावधानियां, हाई वाल माइनिंग ब्लास्टिंग संबंधी विषय अलग अध्याय में दिए गए हैं। 1. निम्नलिखित विषय में कानूनी प्रावधान संक्षेप में लिखें। खुली खान में बेंच बनाने के समय 1994 Write briefly the statutory provisions applicable while forming benches in an open cast mine. Overman's Handbook उत्तर, खुली खान में बेंच बनाते समय के प्रावधान। 1. नर्म स्तर में नर्म मिट्टी, मूम, कंकड़, चिकनी मिट्टी, ढीले मलबे या उस तरह की अन्य किसी जमीन में किनारे सुरक्षित ढाल करके रखे जाएंगे और उनका ढाल क्षितिज से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा या उस कोण से अधिक नहीं होगा जिसकी रीजनल इंस्पेक्टर ने लिखित इजाजत दी है, अथवा किनारे सीढ़ी या बेंच बनाकर रखे जाएंगे एवं किसी भी बेंच की खड़ाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसकी चौड़ाई खड़ाई से कम नहीं होगी। 2. जहां नापी मेजरमेंट के लिए कोई साखी पिलर छोड़ा जाता है वहां साखी की ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा जहां साखी की ऊंचाई 1.25 मीटर से अधिक है तो उसका आधार बेस 1.5 मीटर से कम व्यास का नहीं होगा। 3. कड़े स्तरों में साइड पर्याप्त रूप से बेंच स्लोप बनाकर या सपोर्ट करके रखी जाएगी ताकि साइड फॉल का खतरा न रहे। 4. कोयले में किनारे इस प्रकार ढाल करके रखे जाएंगे कि ढाल क्षितिज से 45 डिग्री से अधिक न हो या फिर किनारे इस प्रकार सीढ़ीनुमा बनाकर रखे जाएंगे कि किसी भी बेंच की खड़ाई 3 मीटर से अधिक न हो और उसकी चौड़ाई खड़ाई से कम न हो। 4. मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट के प्रावधान। I. बेंच की ऊंचाई लोडिंग मशीन की बूम की ऊंचाई से ज्यादा नहीं होगी। यदि मशीन की बूम खोदने या नीचे से मलबा उठाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो मशीन की बूम की गहराई तक खोदने की क्षमता के बराबर से ज्यादा बेंच की ऊंचाई नहीं होगी। एक बेंच की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से कम नहीं होगी। या बी. यदि बेंच पर डंपर चलते हैं तो बेंच की चौड़ाई डंपर की चौड़ाई के 5 गुना से कम नहीं होगी। या सी. बेंच पर उपयोग आने वाली सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई के 2 गुने नियमों उपरोक्त की चौड़ाई रखी जाएगी में से जिसमें से कम नहीं होगी। ये जिसमें भी ज्यादा चौड़ाई आएगी उतनी बेंच माइन की खुदाई के अंत समय एज अ फाइनल ऑपरेशन बेंच की चौड़ाई 3 मीटर से कम नहीं की जाएगी। क्वारी की खुदाई ऊपर से नीचे की ओर होगी। जब व्यक्ति फेस के 5 मीटर के अंदर काम में लगाए जाएंगे तो साइड की ड्रेसिंग करके उनकी 94 ओपनकास्ट या खुली खान सुरक्षा की जाएगी। जहां स्लिप, क्रैक या भूगर्भीय बाधाएं हैं वहां लोगों को खतरे से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी। कोई व्यक्ति ऐसे ऊंचे बेंच या ऐसी साइड पर काम में नहीं लगाया जाएगा जहां से वो 1.8 मीटर से अधिक नीचे गिर सकता है जब तक कि उसने सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी रोप नहीं लगाई है। 2. डंपर हॉल रोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डंपर हॉल रोड। उत्तर, हॉल रोड अच्छे हॉल रोड के कई फायदे हैं। बेहतर सुरक्षा, अधिक उत्पादन, डंपरों की रिपेयर रखरखाव खर्च में कमी, डीजल, टायर, स्पेयर पार्ट की बचत, ऑपरेटर को कम थकावट, ऊंचा मनोबल। 1. आने जाने के रास्ते एक तरफा वन वे हो
उनकी न्यूनतम चौड़ाई 2W 3 मीटर, जब W सबसे चौड़े डंपर की चौड़ाई है। यदि एक तरफा रास्ते संभव न हो, तो चौड़ाई 3-5W मीटर से कम न हो। 2. जहां तक हो सके, रोड सीधे हों। कोई मोड़ हो तो ऐसा कि डंपर की ब्रेकिंग दूरी, ब्रेकिंग डिस्टेंस, से 3 गुनी दूरी, या न्यूनतम 30 मीटर तक ऑपरेटर को रोड साफ दिखे। यदि ऐसा न हो सके, तो मोड़ पर आने जाने के रास्ते अलग अलग हों, प्रत्येक की चौड़ाई 2W 3 मीटर और दोनों के बीच डिवाइडर जिस पर लाइट लगी हो। 3. ढाल, ग्रेडियंट, 16 में 1 से तीखा न हो। रैंप का ढाल 10 में 1 से तीखा न हो। 4. जहां रोड बगल की जमीन से ऊंचाई पर हो, वहां मजबूत पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट बना हो। उसकी ऊपरी चौड़ाई 1 मीटर, नीचे की चौड़ाई 2.5 मीटर व ऊंचाई डंपर के टायर की ऊंचाई जितनी। 5. डंपर 35 टन या उससे बड़े हों तो लाइट व्हीकल के लिए अलग रोड हो। 6. आवश्यक जगहों पर रोड साइंस लगे हों। DSC 7. कोई ओवरहेड लाइन हॉल रोड को क्रॉस न करे। 8. रोड की फाउंडेशन मजबूत हो और सतह एकसार, स्मूथ। 9. रोड सरफेस मध्य में ऊंचा हो तथा साइड ड्रेन व क्रॉस ड्रेन हो ताकि तेज वर्षा के समय भी रोड की फाउंडेशन सूखी रहे। 10. समय पर ग्रेडर से बिखरा माल हटाया जाए व धूल दबाने के लिए पानी का छिड़काव हो। 11. हॉल रोड की मेंटेनेंस की मशीन व मैन पावर अलग हों। ओवरमैन्स हैंडबुक 3. चित्रों सहित खुली खदान चलाने का ले-आउट वर्णन करें, जहां सीम की मोटाई 9 मीटर और ओवरबर्डन 22 मीटर है। अपनी परिस्थितियां मानकर 1 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन के लिए मशीनरी की लिस्ट दें। 1995. Describe the layout of an open cast mine, with a sketch. For producing 1 million tons of coal from a seam 9 meters thick with an overburden of 22 meters. Assuming your own conditions, give a list of the major equipment. उत्तर. ओपनकास्ट माइन का लेआउट दी हुई परिस्थितियां, कोल सीम की मोटाई 9 मीटर, ओवरबर्डन OB 22 मीटर, उत्पादन 1 मिलियन टन प्रति वर्ष, ओपनकास्ट तरीका मानी गई परिस्थितियां। 22 मीटर ओवरबर्डन में से ऊपर का 2 मीटर मिट्टी है। सीम का डिप 20 में एक खनन क्षेत्र की चौड़ाई 1 किलोमीटर, कोयले का आपेक्षिक घनत्व 1.3 खान का लेआउट, ओवरबर्डन की मोटाई 1। स्ट्रिपिंग रेशो, कोल सीम की मोटाई x कोयले का आपेक्षिक घनत्व 22 = 1.889 by 1.38 टन, कोयले के लिए 1.88 क्यूबिक मीटर OB हटाना होगा। वार्षिक कोयला उत्पादन 1 मिलियन टन। वार्षिक OB 1.88 मिलियन क्यूबिक मीटर। मिट्टी 22 मीटर में से 2 मीटर 2। मिट्टी का भाग = 1.88 x 22 = 0.17 मिलियन क्यूबिक मीटर, 1.7 लाख क्यूबिक मीटर। कड़ा OB 1.88, 0.17, 1.71 मिलियन क्यूबिक मीटर 2। 4.6 मीटर 3 बकेट वाली इलेक्ट्रिक रोप शावल की वार्षिक क्षमता 35 टन के साथ 0.5 मिलियन क्यूबिक मीटर OB डंपर के साथ 2 या 0.5 मिलियन टन कोयला। ओपनकास्ट या खुली खान, अतः कड़े OB के लिए 4 शावल लगेंगे और कोयले के लिए 2 शावल। 11 घन मीटर बकेट वाले स्क्रेपर की वार्षिक क्षमता 0.85 लाख क्यूबिक मीटर, अतः नर्म मिट्टी के लिए 2 स्क्रेपर लगेंगे। 2 स्क्रेपर को ठेलने के लिए 1 डोजर भी लगेगा। 3. 4.6 मीटर शावल की बूम की ऊंचाई 10 मीटर होती है, अतः OB बेंच की खड़ाई 10 मीटर रखी जा सकती है। 4 शावल के लिए 4 बेंच जरूरी होंगे। 4. कोयला सीम में बेंच की खड़ाई 9 मीटर होगी।
आउटक्रॉप तरफ से बीच में 45 मीटर चौड़ा बॉक्स कट लेकर खान खोली जाएगी। दोनों तरफ 2 विंग्स होंगी, वेस्ट विंग और ईस्ट विंग, प्रत्येक की लंबाई 0.5 किलोमीटर। 5. प्रत्येक विंग में कोयले का बेंच 9 मीटर की एक, ओबी की बेंच 10 मीटर की 2, बेंच की चौड़ाई 60 मीटर रखेंगे। चित्र में वेस्ट विंग को विस्तार से दिखाया गया है। ईस्ट विंग भी ठीक वैसी ही होगी। 6. ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। डीप होल ड्रिलिंग की जाएगी। ओबी की ड्रिलिंग 260 मिलीमीटर की इलेक्ट्रिक ड्रिल से की जाएगी। प्रत्येक विंग में एक ड्रिल लगेगी। कुल 2 ड्रिल। कोयले की ड्रिलिंग के लिए 160 मिलीमीटर होल करने वाली एक डीजल ड्रिल दोनों विंग में लगेंगी। ब्लास्टिंग साइट मिक्सड स्लरी एसएमएस से की जाएगी। 7. लोडिंग स्क्रेपर से हटाई हुई मिट्टी साइड में कोल सीम से बाहर के एरिया में डंप की जाएगी। हार्ड ओबी का डंप बन जाने पर यह ऊपर डालकर रिक्लेमेशन करेंगे। कड़ा ओबी पहले खान से बाहर एक्सटर्नल ओबी डंप में गिराया जाएगा। खान में कुछ जगह बन जाने पर इंटरनल ओबी डंप शुरू किया जाएगा। 8. हॉल रोड। हॉल रोड 50 मीटर चौड़ा रखा जाएगा। बीच में डिवाइडर बना होगा ताकि आने जाने वाले डंपर स्पीड से चल सकें। हॉल रोड का ढाल अधिकतम 16 में 1 होगा। जगह जगह रोड साइंस के बोर्ड टंगे होंगे। दोनों तरफ नालियां बनी होंगी ताकि वर्षा का पानी कहीं न रुके। 9. डोजर 310 हॉर्स पावर के कुल 6 डोजर आवश्यक होंगे। इनमें से एक समय पर 4 डोजर काम के लिए उपलब्ध होंगे, एक स्क्रेपरों के साथ और 3 शावल, डंपर फेस, ओबी डंप, हाल रोड बनाने आदि के लिए। 10. खान प्रतिदिन 3 शिफ्ट चलेगी, सप्ताह के 7 दिन। डंपर, डोजर, स्क्रेपर की रिपेयर, मेंटेनेंस मुख्य वर्कशॉप में होगी। शावल व ड्रिल की रिपेयर, मेंटेनेंस फील्ड में। रिपेयर के लिए मोबाइल वर्कशॉप होंगी। ओवरमैन्स हैंडबुक। इलेक्ट्रिक रोप शावल 4.6 मीटर 3, डंपर 35 टन 6x7, स्क्रेपर 11 मीटर 3, 2 डोजर 310 हॉर्स पावर। फन बीएच इलेक्ट्रिक ड्रिल 260 मिलीमीटर, डीजल ड्रिल 160 मिलीमीटर, 2 मोटर ग्रेडर 280 हॉर्स पावर 22.0 मेट रोड। रोलर वाटर टैंकर 28,000 लीटर। एक्सप्लोसिव वैन मोबाइल वर्कशॉप, एक कैंटीन वैन, एक क्रेन, 2 टायर हैंडलर 1000 नोट। कोयला 1 मिलियन टन प्रति वर्ष 3,333 टन प्रतिदिन। FWF 12 300 दिन, लगभग 3,400 टन प्रतिदिन कोयले के हिसाब के लिए वर्ष में 300 दिन माने जाते हैं। ऐसी माइन का ओम्स आउटपुट पर मनशिफ्ट 6 टन हो सकता है। 3,400 अतः मैनपावर इक्वल्स 566। करीब 5706192 में पूछा गया प्रश्न अपने से परिस्थिति मानकर एक 9 मीटर मोटी सीम जिसका ओबी 20 मीटर है, उसमें मशीनीकृत ओपनकास्ट के बेंच बनाने का तरीका चित्रों सहित वर्णन करें। मुख्य मशीनरी, अन्य मशीनरी। स्क्रेपर डंप, हॉल रोड, ओबी डंप, वोगी शवल, डंपर ड्रिल, सॉइल ओपनकास्ट या खुली खान, डीप डोजर, SCOOB डंप 10 MOB, स्क्रेपर डोजर 2M, सॉइल 10 MOB, 9M, कोल फेस, वेस्ट विंग डीप 1 in 20 O, sump 10-11-45 meters, coal to CHP, east wing OB dump 99. ओवरमैन्स हैंडबुक 4। ओपनकास्ट माइन में बेंच और साइड की स्थिरता किन बातों पर निर्भर करती है? फेस या साइड गिरकर दुर्घटना न हो, इसके लिए किए जाने चाहिए क्या उपाय या ओपनकास्ट खान में ढाल, स्लोप की स्थिरता पर टिप्पणी लिखिए। 2004. What are the factors on which stability of benches and sides of opencast mine depends? What measures should be adopted to prevent face or side fall accidents?
or write a note on slope stability in opencast mine? उत्तर, ओपनकास्ट माइन में बेंच व साइड की स्थिरता, स्लोप स्टेबिलिटी। बेंच और साइड की स्थिरता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। 1. बेंच की खड़ाई और चौड़ाई तथा साइड स्लोप। 2. कोयला सीम, ओवरबर्डन स्तरों के भौतिक गुण, ब्लैक कॉटन सॉइल, लाइमस्टोन जैसे कमजोर स्तरों का होना। 3. क्रैक, क्रश्ड जोन, आउटक्रॉप जोन, फॉल्ट डाइक की मौजूदगी। 4. ग्राउंड वाटर और बाहरी पानी की मात्रा। 5. ब्लास्टिंग की कुशलता, ब्लास्टिंग से स्तरों में ओवरब्रेक या क्रैक। 6. माइनिंग मेथड अंडरकटिंग, ओवरहैंग। 7. सीम में पुरानी वर्किंग का होना। 8. सीम में स्पोटेनियस हीटिंग या आग की मौजूदगी। उपाय, ओपनकास्ट खानों में आए दिन बेंच व साइड गिरने की घटनाएं होती हैं। जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, वे तो प्रकाश में ही नहीं आती हैं या दबा दी जाती हैं। 24 जून 2000 को WCL की कबड्डी ओपनकास्ट में कई बेंच एक साथ गिरने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बेंच और साइड गिरकर दुर्घटना न हो, इसके लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी हैं। 1. बेंच की खड़ाई, चौड़ाई रेगुलेशन के अनुसार रखी जाए। 2. बेंचों की स्थिरता बनाए रखी जाए। शावल आदि की मेजर ब्रेकडाउन से ऊपरी बेंच की प्रोग्रेस रुक जाए और कोयला निकालने के लिए नीचे की 204,001 ओपनकास्ट या खुली खान बेंचों की चौड़ाई घटाते रहें तो एक कमजोर बेंच कई बेंचों को ढहा सकती है। कोयले में आग फैलने न दी जाए। 3. फेस, फॉल्ट के समानांतर न हो। 4. बेंच और साइड को अस्थिर करने वाला एक मुख्य कारण पानी होता है। इसलिए माइन में चारों ओर गार्लैंड ड्रेन बनाकर बाहर के पानी का आना रोका जाए। माइन में वर्षा के पानी को फैलने न दिया जाए, में उसे निश्चित रास्तों से सम तक पहुंचाया जाए। 5. जो बेंच या साइड सूखे मौसमे में स्थिर हैं, वे वर्षा ऋतु में पानी के प्रभाव से कमजोर हो जाते हैं और अस्थिर हो सकते हैं। यह सबको समझाने की जरूरत है। वर्षा ऋतु में इंस्पेक्शन में विशेष सतर्कता जरूरी है। हर तेज वर्षा के बाद माइनिंग सरदार ओवरमैन द्वारा विशेष इंस्पेक्शन होना चाहिए। 6. फेस में अंडरकटिंग न होने दी जाए, नहीं तो ओवरहैंग बनेंगे जो कभी भी गिर सकते हैं। 17. लोगों को काम में लगाने से पहले फेस, साइड की जांच हो। खसकने वाले या लूज माल को गिराकर स्थिरता सुनिश्चित की जाए। मशीनें अस्थिर किनारों से दूरी रखी जाएं। 8. ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग इस प्रकार हो कि आसपास के स्तरों में अनावश्यक क्रैंक पैदा न हो। यह क्वारी की साइड के लिए विशेष जरूरी है। इसके लिए ब्लास्टिंग की प्री स्प्लिटिंग विधि अपनाई जा सकती है। 9. बेंच के किनारे पर या साइड में किसी को बिना सेफ्टी बेल्ट के काम न करने दिया जाए। 10. क्वारी की अंतिम स्थिति में जब बेंच की चौड़ाई घटाई जाती है, तो DGMS के निर्देशों का सही रूप से पालन हो। 5. O0B0 डंप के विषय में सुरक्षा के क्या नियम हैं? What are the rules regarding safety of OB dumps? उत्तर 1. O0B0 डंप का ढाल, स्लोप, ऐसा होगा कि डंप स्थिर रहे, घिसक न जाए। वो गिराए जाने वाले माल के स्वाभाविक स्थिति कोण, एंगल ऑफ रिपोज से अधिक या 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा। 2. ऊंचाई ऐसी तय की जाएगी कि डंप स्थिर रहे। 3. ऊंचाई 30 मीटर से अधिक होनी है तो बेंच बनाकर डंपिंग की जाएगी। किसो बेंच की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। 4. डंप स्थिर जमीन पर बनाया जाएगा। डंपिंग से पहले कादा, कीचड़, पानी हटाया जाएगा। तल्ली चिकनी हो तो 1.5-2 मीटर गहराई तक ब्लास्टिंग करके
ओवरमैन्स हैंडबुक या रिपिंग करके उसे खुरदुरा बनाया जाएगा। 5. डंप में और उसके आसपास पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा। 6. चिकनी मिट्टी या नर्म माल नीचे नहीं गिराया जाएगा, उसे ऊपर गिराया जाएगा। 7. डंप की जड़ को कृत्रिम तरीके से रोककर नहीं रखा जाएगा। पब्लिक रोड, रेल, मकान आदि से वो कम से कम उतनी दूर रहेगा जितनी डंप की ऊंचाई। 8. जिधर डंप बढ़ रहा है उस ओर कम से कम डंप की ऊंचाई जितनी दूरी पर फेंसिंग लगाकर रखा जाएगा ताकि कोई व्यक्ति या जानवर उधर न जाए। 9. डंप ओवरहेड पावर लाइन के नीचे या नजदीक नहीं बनाया जाएगा। 10. हर शिफ्ट में और विशेष वर्षा के समय और तेज वर्षा के बाद डंप का निरीक्षण किया जाएगा। नोटो 020 डंप में माल गिरने में क्या क्या सावधानियां ली जाएंगी, इसके बारे में अलग से प्रश्न दिया गया है, उसे देखें। 6. O020 डंप में डंपर ऑपरेटर द्वारा क्या क्या सावधानी ली जाएगी? सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? What precautions should a dumper operator take in dumping OB? What other safety measures are necessary for OB dumps? उत्तर, OB डंप में सावधानी। डंपर ऑपरेटर डंप यार्ड में जाते समय डंपर की गति कम करेगा, अधिक से अधिक 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हॉर्न देगा। जहां माल गिराना है वहां नजर डालेगा। डंपर बैक करके किनारे से लगभग समकोण पर ले जाएगा और बर्म से स्पर्श होते ही डंपर रोक देगा। डंपर वापस ले जाने के लिए आगे बढ़ाने से पहले डाला ठीक से बैठा लेगा। अन्य उपाय, डंप लेवल या धीरे ऊंचा होता हुआ रखा जाएगा। रास्ते का ढाल 20 में 1 से अधिक नहीं होगा। किनारे पर 1 मीटर ऊंचा बर्म बनाकर रखा जाएगा कि डंपर नीचे न गिर जाए। पानी स्प्रे, वाटर स्प्रेइंग किया जाएगा। लाइटिंग का अच्छा बंदोबस्त किया जाएगा, परंतु लाइटिंग के खंभे इस प्रकार खड़े किए जाएंगे कि डंपर उनसे या तारों से टकराए नहीं। समय समय पर डंप की स्थिरता देखी जाएगी कि कहीं क्रैक तो नहीं। क्रैक दिखाई पड़ने पर तुरंत डंपिंग रोक दिया जाएगा। डंप यार्ड में पानी बहकर न आए इसके उपाय किए जाएंगे। पानी से डंप अस्थिर हो जाता है। जिस ओर डंपिंग नहीं होनी है उस ओर 2 मीटर ऊंचा माल डंप करके छोड़ा जाएगा। डंपिंग किया जाएगा, उसकी डोजिंग नहीं की जाएगी। डंप की ऊंचाई अधिक होने से बेंच बनाकर ओपनकास्ट या खुली खान 103-7 निम्नलिखित कार्य में क्या सावधानियां ली जाएंगी? ड्रैगलाइन संचालित एक बड़ी खुली खान के ओवरबर्डन डंप बनाना। 2009. What precautions will be taken in making an overburden dump in a big open cast mine? Using drag lines. उत्तर, ड्रैगलाइन ओवरबर्डन डंप बनाने में सावधानी। 1. ओवरबर्डन डंप की ऊंचाई और उसके फेस का ढाल, स्लोप, ओवरबर्डनर की किस्म, सीम का ड्रिप, प्रोडक्शन, तल्ली की किस्म, ड्रेनेज, ड्रैगलाइन की पहुंच और डंपिंग ऊंचाई आदि के आधार पर किसी रिसर्च संस्थान से तय कराए जाएंगे। 2. डंपिंग से पहले तल्ली से लूज कोयला, मिट्टी, पत्थर, कादा व माल हटाया जाएगा। जरूरत अनुसार तल्ली को रिपिंग या 1-2 मीटर गहरी ब्लास्टिंग द्वारा खुरदुरा बनाया जाएगा। 3. फेस और डंप का ड्रेनेज इस प्रकार रखा जाएगा कि पानी जमा न हो। 4. डंप के ऊपर ड्रैगलाइन से डंप किए माल के हम्प्स डोज किए जाएंगे कि वर्षा का पानी बाहर निकल जाए, डंप में प्रवेश न करे। 5. ऊपर की नर्म मिट्टी को बहुत पीछे डंप किया जाएगा ताकि वो डंप की तल्ली के पास न जाए। 6. यदि ऊपर की बेंचों का माल शावल डंपर से खनन होता है तो उसे फेस से 150-200 मीटर पीछे डंप किया जाएगा ताकि आंशिक रूप से कंसोलिडेट हुए माल पर वजन न बढ़े। 7. सक्षम व्यक्ति डंप का समय पर इंस्पेक्शन करेंगे व रिपोर्ट लिखेंगे। 4. दरार या डंप सरकने के कोई लक्षण दिखेंगे तो मैनेजर को खबर करेंगे। 8.
प्रोडक्शन इस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा कि डंपिंग की जगह मिलती रहे और डंप की ऊंचाई व स्लोप निर्धारित से अधिक न हो। 9. यदि तल्ली पर कोयले की कोल रिब छोड़ी जाती है तो उसे हर 1,150 मीटर पर पंचर किया जाएगा ताकि उसके पीछे पानी जमा न हो। 10. डंप की ऊंचाई व स्लोप की सभी यंत्रों से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। 11. मैनेजर सब बातों को समाहित करते डंपिंग के रूल बनाएंगे और लागू करेंगे। 8. एक मैकेनाइज्ड खान में आपको किसी शावल फेस का चार्ज दिया गया है। आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे? You have been given charge to supervise a shovel face. To what points will you pay attention? ओवरमैन्स हैंडबुक उत्तर 1. शिफ्ट के आरंभ में फेस की जांच करेंगे कि कोई ओवरहैंग तो नहीं, फेस गिरने वाला तो नहीं, फेस में कोई सॉकेट या बारूद तो नहीं, फेस की ऊंचाई बकेट की पहुंच से अधिक तो नहीं। 2. फेस के पास बिखरे हुए माल को डोजर से हटवा देंगे। 3. देख लेंगे कि डंपिंग साफ है कि नहीं, जरूरत हो तो वहां डोजर लगवाए। 4. ऑपरेटर शावल का ब्रेक, हॉर्न, बत्ती, लोवरों का संचालन आदि चेक करेगा। लूज केबल है कि नहीं देख लेगा। सब ठीक होने पर मशीन आगे बढ़ाई जाएगी। 5. शावल केबलमैन की सहायता से आगे बढ़ाई जाएगी। केबल को बकेट में नहीं उठाया जाएगा। मशीन आगे बढ़ाने से पहले हॉर्न दिया जाएगा। मार्च करते समय बकेट आगे की ओर और जमीन से आधा मीटर ऊपर होगा। केबलमैन दस्तानों, हैंड ग्लव्स का प्रयोग करेगा। 6. डंपर ऑपरेटर भी चेक करने के बाद ही डंपर निकालेंगे। शावल ऑपरेटर से संकेत पाने पर ही डंपर शावल तक ले जाएंगे। 7. शावल का बकेट भरते ही उसे फेस से बाहर खींच लिया जाएगा। बकेट डंपर के केबिन के ऊपर से नहीं ले जाया जाएगा। बड़े बोल्डर फेस में छोड़ दिए जाएंगे। शावल ऑपरेटर ध्यान रखेगा कि ब्लास्टेड माल में कोई बारूद तो नहीं है। डंपर को ओवरलोड नहीं करेगा। 8. समय समय पर फेस एरिया से बिखरे माल को डोजर से हटा लिया जाएगा। 9. वर्किंग एरिया के नजदीक किसी जीप या अन्य लाइट व्हीकल को नहीं आने दिया जाएगा। 10. शिफ्ट के अंत में शावल को फेस से पीछे हटाकर सुरक्षित व मजबूत जमीन पर रखा जाएगा। बकेट जमीन पर टिका दिया जाएगा व बिजली काट दी जाएगी। 11. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मशीन में घुसने या मशीन चलाने नहीं देंगे। 12. सब लोग हेलमेट लगाकर रखेंगे। लोड लेते समय डंपर ऑपरेटर केबिन से बाहर न निकलेगा, न सिर निकालेगा। 9. शावल के केबल मैन द्वारा किन किन बातों की सावधानी रखी जाएगी? What precautions should be taken by a shovel cableman? उत्तर, शावल केबलमैन द्वारा सावधानी। 1. केबलमैन शिफ्ट के शुरू में ट्रेलिंग केबल की जांच करेगा। केबल कहीं कटा हो तो तुरंत रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को देगा। 104. ओपनकास्ट या खुली खान 2. केबल उठाते समय दस्ताने, ग्लव्स पहनेगा। 3. ऑपरेटर द्वारा दिए गए संकेतों पर ध्यान देगा। मशीन आगे बढ़ते समय केवल ढीला देगा कि वो मशीन से खिंचाए नहीं। मशीन पोछे आते समय उसे हायता रहेगा कि मशीन से केवल दबे नहीं। केवल पत्थर में कहीं फंसे तो उसे निकालने के बाद ही मशीन मार्च कराएगा। 4. केबल को पानी व कीचड़ से बाहर वो ऐसी स्थिति में रखेगा कि शावल, डंपर, डोजर से साइड से गिरे माल से वो डैमेज न हो। 5. केबल में बल नहीं पड़ने देगा। फालतू केबल को अंक 8 के आकार में जमा करके रखेगा। केबल पर बैठेगा नहीं। जॉइंट बॉक्स या स्विच को छेड़ेगा नहीं। 6. शावल चलते समय शावल, डंपर से सुरक्षित दूरी पर रहेगा। फेस साइड से भी सुरक्षित दूरी पर रहेगा। 7. जूते वो हेलमेट पहनेगा। माइन में सोएगा नहीं। 8. कंधे पर केबल रखकर या पीछे मुंह होकर नहीं खांचेगा ताकि उलझकर स्वयं गिर न जाए। 10.
ओपनकास्ट खान में ट्रक या डंपर ऑपरेटर के क्या क्या कर्तव्य होंगे? What are the duties of truck डंपर ऑपरेटर? उत्तर, डंपर ऑपरेटर के कर्तव्य 1. डंपर ऑपरेटर काम शुरू करने के पूर्व डंपर चेक करेगा. ब्रेक, स्टीयरिंग, पार्किंग ब्रेक, हॉर्न. बत्ती रात हो तो ऑडियो विजुअल अलार्म व टायर प्रेशर पर विशेष ध्यान देगा. ऐसी खराबी हो कि गाड़ी चलाने में खतरा हो तो सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट देकर ठीक कराएगा, तभी डंपर चलाएगा. केबिन का शीशा साफ रखेगा. 2. एक खड़ी गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले हॉर्न बजाएगा. बी. गाड़ी तेज गति से नहीं चलाएगा, कंट्रोल से चलाएगा. ट्रैफिक संकेतों पर ध्यान देगा. सी. आगे वाली गाड़ी से कम 30 मीटर पीछे रहेगा. भरसक ओवरटेक नहीं करेगा. यदि ओवरटेक करना है तो तभी करेगा जब काफी दूर तक रास्ता साफ नजर आता है और भरोसा है कि सुरक्षा से ओवरटेक कर सकेगा. ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाएगा या संकेत देगा. डी. किसी रास्ते या रेल लाइन को पार करना है तो वाहन धीमा करेगा. दोनों ओर देखेगा और सब सुरक्षित रहने पर ही उसे पार करेगा. सी. जब गाड़ी किसी अंधे मोड़ के पास पहुंचे या ऐसी जगह पहुंचे जहां आदमी या गाड़ी अचानक सामने आ सकते हैं तो हॉर्न बजाएगा. एफ. किसी शावल या अन्य लोडिंग मशीन के नजदीक पहुंचने पर हॉर्न बजाएगा या संकेत देगा और ठीक उत्तर मिलने के बाद ही उसे पार करेगा. ओवरमैन्स हैंडबुक. जी. जब तक डंपर के पीछे का स्थान साफ दिखाई न दे व पर्याप्त जगह न हो या अधिकृत स्पॉटर की मदद न मिले तब तक गाड़ी बैक नहीं करेगा. ढाल पर बैक नहीं करेगा. बैक करते समय ऑडियो विजुअल अलार्म काम करना चाहिए. 3. नहीं करेगा. डंपर लोड होते समय केबिन से सिर बाहर नहीं निकालेगा. गाड़ी ओवरलोड. 4. डंप में गाड़ी इस प्रकार ले जाएगा कि गाड़ी नीचे न गिर जाए. खाली डंपर का डाला ठीक बैठाने के बाद ही डंपर आगे बढ़ाएगा. 5. वाहन ऐसी जगह पार्क करेगा कि चलती गाड़ियों से खतरा न हो. ढाल में पार्क नहीं करेगा. पार्किंग ब्रेक लगाएगा. ढाल पर गाड़ी खड़ी हो तो टायर को टेक लगा देगा. लेवल या ढलान पर रोकी गई गाड़ी बैक गियर में पार्क करेगा. चढ़ाई पर लो गियर में पार्क करेगा. 6. किसी अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर चढ़ने या गाड़ी चलाने नहीं देगा. गाड़ी के केबिन में चढ़ने के लिए जितने व्यक्तियों का अधिकार दिया गया है उससे अधिक चढ़ने नहीं देगा. केबिन के बाहर किसी को नहीं बैठाएगा. 11. ऑडियो विजुअल अलार्म. ऑडियो विजुअल अलार्म क्या होता है? व्हाट इज ऑडियो विजुअल अलार्म? उत्तर, ऑडियो विजुअल जब कोई ट्रक या डंपर पीछे जाए, बैक करे, तो पीछे खड़ा व्यक्ति उसके नीचे दब सकता है. ऐसे व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए गाड़ी में ऑडियो विजुअल अलार्म लगाया जाता है. गाड़ी बैक गियर में लेते ही विशेष प्रकार का हॉर्न बजने लगता है और साथ ही पीछे लगी विशेष बत्ती जलती बुझती है. कानून के अनुसार ओपनकास्ट खान में प्रत्येक ट्रक, डंपर व लोडर में DGMS द्वारा अनुमोदित प्रकार का ऑडियो विजुअल अलार्म लगाना जरूरी होता है. 12. गहरे होल का क्या अर्थ है? एक मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट खान में आपको बड़ी ड्रिल मशीन से होल कराने का चार्ज दिया गया है. आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? What are deep holes? You have been given charge to supervise drilling in a large opencast mine. What points will receive your attention? उत्तर, ड्रिलिंग में सावधानियां. बड़ी मशीन से ड्रिलिंग कराने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे. 1. ड्रिल फेस की जांच करेंगे. पिछली ब्लास्टिंग का कोई सॉकेट न हो. फेस डोजर द्वारा लेवल किया गया हो. वहां कोई लूज पत्थर न हो. ओपनकास्ट या खुली खान 2. फीते से नापकर निर्धारित नमूने पैटर्न के अनुसार पत्थर रखकर होल की जगह के चिन्ह देंगे. 3. ऑपरेटर मशीन चेक करने के बाद फेस में ले जाएगा.
ब्रेक, हॉर्न। बत्ती व अन्य तरह से मशीन ठीक हो। फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह लगा हो। 4. मशीन फेस के किनारे से कम 3 मीटर दूर उसके समकोण पर लगाई जाए। मशीन ठीक से लेवल करके जैक टाइट किए जाएं। मशीन ले जाते समय केबल मशीन द्वारा न खींचा जाए, ढीला दिया जाए। 5. मास्ट उठाते समय सामने कोई व्यक्ति न रहे। 6. यदि वेट ड्रिलिंग का बंदोबस्त है तो होल लगाने से पहले पानी चालू किया जाए। 7. होल चिन्ह के अनुसार व सही गहराई के लगें। 8. होल लगाने के बाद उनमें लकड़ी के गुटके लगा दें कि किसी का पैर न पड़े व ड्रिल कटिंग अंदर न गिरे। 9. ऑपरेटर मशीन चालू छोड़कर कहीं न जाए। कोई अनधिकृत व्यक्ति मशीन न चलाए। 10. होल हो जाने के बाद मशीन ऐसी जगह रखी जाए कि डंपर आदि के रास्ते में न पड़े। मशीन लेवल जगह में रखी जाए। केबल को ब्लास्टिंग एरिया से दूर हटा लिया जाए। 13. किसी ओपनकास्ट खान के कोल्ड स्टॉक यार्ड में फ्रंट एंड लोडर पे लोडर से ट्रक में कोयला लादा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या सावधानियां लेंगे? In an open cast mine, coal is loaded in the stockyard by front-end loaders or trucks. What safety precautions will be taken? उत्तर, कोल डंप में सावधानी। दर 1. कोयले के कम से कम 2 डंप अलग अलग बनाने चाहिए ताकि एक समय पर एक में कोयला डंपर से गिरता रहे व दूसरे से उठता रहे। इससे डंपर के रास्ते में कोई ट्रक या आदमी आने का या नीचे काम करते लोगों पर डंपर से माल गिरने का खतरा नहीं होगा। स्टॉक के पास बिजली के खंभे व पावर लाइन नहीं रहना चाहिए। 2. ट्रक व फ्रंट एंड लोडर काम में लेने से पहले उनके ब्रेक, स्टीयरिंग, हॉर्न व पीछे चलने पर बजने वाला ऑडियो विजुअल अलार्म जांच किया जाएगा। रात्रि में काम होना है तो बत्ती भी ठीक होनी चाहिए। 3. ट्रक ड्राइवर व लोडर ऑपरेटर लाइसेंस प्राप्त तथा वोकेशनल ट्रेनिंग लिए हुए हों। ओवरमैन्स हैंडबुक 4. जहां कोयला तोड़ा जा रहा है उसके नजदीक लोडर, फ्रंट एंड लोडर काम नहीं करेगा। लोड करती मशीन के नजदीक कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। 5. बेंच की ऊंचाई लोडर की बकेट की पहुंच से अधिक नहीं होगी। माल पहले थाक के ऊपर से उठाया जाएगा ताकि झूला न हो। 6. यदि एक से अधिक बेंच में काम होता है तो दोनों फेस दूर हों। नहीं तो एक समय पर एक ही बेंच में काम किया जाएगा। 7. कोयला तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाते व्यक्ति के समीप कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहेगा। 8. खड़े ट्रक को चलाने से पहले हॉर्न बजाया जाएगा। 9. लोडर व ट्रक खड़े करके जाना है तो इंजन बंद किया जाएगा, पार्किंग ब्रेक लगाया जाएगा व चक्के के नीचे ओट लगाई जाएगी। लोडर का बकेट जमीन पर रखा जाएगा। 10. काम की निगरानी के लिए प्रत्येक पाली में माइनिंग सरदार मौजूद रहेगा। 11. संध्या के बाद काम होना है तो बिजली रोशनी का अच्छा प्रबंध रहेगा। 12. सब लोग सेफ्टी शू व हेलमेट का प्रयोग करेंगे। खाना नाश्ता काम की जगह से दूर सुरक्षित जगह खाया जाएगा ताकि खतरा न हो। कोल स्टॉक में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या बच्चे को नहीं आने दिया जाएगा। 13. धूल को दबाने के लिए पानी स्प्रे किया जाएगा। 14. लोडर ऑपरेटर को आप क्या सुरक्षा निर्देश देंगे? What safety directions will you give to operator of a loader? उत्तर, लोडर ऑपरेटर को सुरक्षा निर्देश शिफ्ट के में वो लोडर की जांच करेगा। ब्रेक, स्टीयरिंग, ऑडियो विजुअल अलार्म, पीछे जाने पर बजने वाला हॉर्न व बत्ती, यदि अंधेरा होने के बाद काम होना है तो पर विशेष ध्यान देगा। मशीन चालू करते समय हॉर्न देगा। ओवरहैंग, झूला व ऊंचे फेस का ध्यान रखेगा। ट्रक ओवरलोड नहीं करेगा। लोडर का बकेट ट्रक के केबिन के ऊपर से नहीं घुमाएगा। मशीन से कोई असामान्य आवाज आने पर उसे बंद करके रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को देगा। मशीन बंद होने पर बकेट हवा में टंगा हुआ नहीं छोड़ेगा।
हाल रोड पर पेलोडर अधिक गति से नहीं चलाएगा व यातायात के नियमों का पालन करेगा। ऑडियो विजुअल अलार्म खराब होने पर पेलोडर रोककर उसे ठीक कराएगा। यदि मशीन ढाल में खड़ी करके छोड़नी पड़े तो ब्रेक लगाने के अलावा चक्के में टेक लगाएगा। किसी अनधिकृत व्यक्ति को मशीन पर बैठने, चलाने या उससे छेड़छाड़ करने नहीं देगा। ओपनकास्ट या खुली खान करने में क्या खतरे होते हैं? 15. भूमिगत विकसित पिलर्स को यांत्रिकृत खुली खान विधि द्वारा निष्कासन बचाव के लिए क्या सावधानियां ली जाती हैं? 2009. What dangers are associated with extraction of developed coal pillars by mechanized opencast method? What precautions are taken? उत्तर, डेवलप किए पिलरों का ओपनकास्ट से निष्कासन खतरे। 1. गैलरी की रूफ या 2 सेक्शन के बीच की पार्टिंग धंसने से ओक की भारी मशीन व व्यक्ति गैलरी में गिरने का खतरा। 2. ब्लास्टिंग से पिलरों में दरारें पड़ने के कारण कोयले में स्पोटेनियम हीटिंग, हवा मिलने से भूमिगत भाग में सुलगती आग भड़क उठना, काम करने वालों को आग व गैस का खतरा। 3. ओक मशीनों में आग पकड़ने का खतरा। 4. ब्लोन थ्रू शॉट से भूमिगत भाग में आग व कोल डस्ट विस्फोट का खतरा। 5. ब्लास्टिंग के वाइब्रेशन से नजदीकी भूमिगत वर्किंग में चाल, कांथी गिरने का खतरा। 6. गैलरी में ब्लास्ट किया ओबी भर जाने से कोयले की क्वालिटी खराब हो जाना। सावधानियां। 1. यदि भूमिगत वर्किंग्स में प्रवेश संभव है तो उनकी सफाई व स्टोन डस्टिंग करें। 2. प्रवेश संभव नहीं है परंतु पानी नहीं भरा है तो ऊपर से बड़े होल करके प्रत्येक में 2 टन स्टोन डस्ट गिराएं और कंप्रेस्ड एयर भेजकर भूमिगत वर्किंग्स में फैलाएं। 3. ब्लास्टिंग के होल ऐसे ड्रिल करें कि वे गैलरी के ऊपर न पड़े। अंतिम O0B0 बेंच के होल की गहराई ऐसी हो कि सीम के ऊपर कम से कम 3 मीटर O0B0 छूटे। 4. ब्लास्ट होल में नीचे 0.6 मीटर गीली बालू भरें। होल में दरारें हों तो 2 मीटर बालू भरें। 5. ओपनकास्ट में ब्लास्टिंग से पहले उससे जुड़ी भूमिगत वर्किंग से सब व्यक्ति बाहर निकाले जाएं। ब्लास्टिंग के बाद चाल, कांथी, खूनी गैस व आग संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही व्यक्तियों को जाने दें अथवा विस्फोटरोधी आइसोलेशन स्टापिंग बनाकर वर्किंग्स को अलग कर दें। ओवरमैन्स हैंडबुक 6. सीम के ऊपर की पहली बेंच और कोयले का खनन ऊपर खड़ी बैकहो शावल से करें। 7. जैक हो, ड्रिल, डोजर आदि की अच्छी मेंटेनेंस ताकि आग न लगे। 8. फेस में हर 2 घंटे में को गैस की जांच। 9. गर्म कोयले को पानी की धार से ठंडा करते हुए निकाला जाए। गर्म O0B0 व कोयले में ब्लास्टिंग से पहले पानी भरकर ठंडा करें और DGMS की अनुमति के अनुसार स्पेशल बारूद प्रयोग करें। 10. कोयला थोड़ा थोड़ा ब्लास्ट करें और ब्लास्टेड माल को जल्दी से लोड करें ताकि हवा लगकर आग न पकड़े। 11. कोयले की ब्लास्टिंग में डिले डिटोनेटर प्रयोग न करें। 12. सब कार्य पर अच्छी निगरानी की व्यवस्था। 13. DGMS से अनुमति लें। 16. ओपनकास्ट माइन की प्रमुख खनन मशीनों के उपयोग की विधि संक्षेप में बताइए। Describe briefly the method of using main excavation equipment of opencast mines. उत्तर, ओपनकास्ट की प्रमुख खनन विधियां। ओपनकास्ट की प्रमुख खनन मशीनें हैं ड्रैगलाइन, शॉवल, पे लोडर, स्क्रैपर, रिपर, डोजर, बकेट व्हील एक्सकेवेटर और सरफेस माइनर ड्रैगलाइन। 1. यह मशीन केवल मुलायम मिट्टी, पत्थर या ब्लास्टिंग से तोड़े हुए ओवरबर्डन को हटाने में प्रयोग होती है, कोयले में नहीं। 2. इसमें एक बड़ी बकेट होती है जो लंबी बूम के ऊपर से रस्सों द्वारा लटकी रहती है। जिस बेंच को काटना है, यह उसके ऊपर बैठती है।
और O0B0 को काटकर उस क्षेत्र में गिराती है जहां से कोयला निकल चुका है। इस प्रकार यह न केवल काटने का काम करती है, वरन डंप करने का भी। इसलिए डंपर की आवश्यकता नहीं होती। 3. इसकी उत्पादन क्षमता बकेट की साइज पर निर्भर करती है और O0B0 की मोटाई बूम की लंबाई पर 96 मीटर लंबी बूम करीब 35-40 मीटर मोटा O0B0 काट सकती है। एक से अधिक कोल सीम है तो सबसे नीचे की बेंच को काटती है। अन्य बेंच के लिए शावल, डंपर प्रयोग होते हैं। 4. यह बहुत बड़ी, भारी व अधिक लागत वाली मशीन है। इसके भागों को खान में लाकर जोड़ने में करीब 1 वर्ष लगता है और एक खान से दूसरी में नहीं ले ओपनकास्ट या खुली खान जाया जा सकता। इसलिए उस बड़ी खान में लगाई जाती है जहां करीब 15 वर्ष तक काम करने की जगह है। सीम का डिप 8 में 1, करीब 7 डिग्री से कम होना चाहिए, अन्यथा डंप किया O0B0 धड़क कर कोल फेस में आ जाएगा और उसे हैंडल करना पड़ेगा। सीम में फॉल्ट न हो यह भी जरूरी है। शावल, डंपर शावल से O0B0 और कोयला दोनों का खनन हो सकता है। नर्म माल को यह काट लेती है परंतु कठोर माल, कोयले को ब्लास्ट करना पड़ता है। काटे माल को यह डंपरों में लोड करती है जो उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। शावल, डंपर का कॉम्बिनेशन किसी भी परिस्थिति में काम आ सकता है। खनन की यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है, शायद ही कोई ओपनकास्ट हो जिसमें शावल, डंपर न चलते हों। पे लोडर, डंपर पे लोडर पहियों पर चलने वाली लोडिंग मशीन है जो ब्लास्टेड कोयले को डंपर में लोड करने के काम आती है। इसका बहुत चलन है, विशेषकर छोटे डंपर या ट्रक लोड करने के लिए। इसका प्रयोग O0B0 में नहीं होता क्योंकि पे लोडर शावल की तुलना में नाजुक होता है। शावल कन्वेयर जिस सीम का डिप अधिक है, उसमें शावल द्वारा काटा कोयला सीधे मोबाइल क्रशर में डाला जाता है, जहां से कन्वेयर उसे ले जाकर सरफेस बंकर में गिराते हैं। भारत की एक खान में कोयला और O0B0 दोनों शावलों द्वारा मोबाइल क्रशरों में डाले जाते हैं। वहां से कोयला कन्वेयर से कोल बंकर में जाता है और O0B0 के डंप यार्ड में कई खानों में कोयला फीडर ब्रेकर में डंपर से गिराया जाता है और फिर कन्वेयर द्वारा सरफेस तक पूरी खान में केवल कन्वेयर से ट्रांसपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। स्क्रेपर, डोजर स्क्रेपर केवल ऊपर की मिट्टी को हटाने में प्रयोग होते हैं। स्क्रेपर में माल सुविधा 300-400 मीटर दूर जाकर डंप में अनलोड करता है। जमा मिट्टी खान के से लोड हो, इसके लिए स्क्रेपर को डोजर से पुश किया जाता है। स्क्रेपर माल क्लेमेशन के काम आती है। स्क्रेपर बहुत कम खानों में प्रयोग होते हैं। रिपर डोजर के पीछे हल के आकार का ढांचा लगाने से रिपर डोजर बनता है। सीम में कोई मोटा बैंड हो या दो सीम के बीच पतली पार्टिंग, तो रिपर डोजर उसे हल ओवरमैन्स हैंडबुक की तरह जोत कर तोड़ देता है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं होती। टूटे माल को डोजर ढकेलकर नीचे गिरा देता है, जहां से उसे पे लोडर द्वारा डंपर में लोड करके खान से बाहर या O0B0 डंप में गिराया जा सकता है। बस्ती समानांतर कट लेता है। गांव के निकट खनन में यह तरीका उपयोगी होता है। रिपर 0.3 से 0.6 मीटर गहरा। बकेल व्हील एक्सकेवेटर यह लिग्नाइट खानों की मुख्य खनन मशीन है। इसमें लगे घूमते व्हील नर्म मिट्टी, पत्थर व लिग्नाइट को काटते हैं। व्हील में कई कटिंग बकेट लगी होती हैं। कटा हुआ माल उसके कन्वेयर से ब्रिज कन्वेयर में होता हुआ कोल या O0B0 कन्वेयर पर जाता है और वहां से कोल डंप या O0B0 डंप में पत्थर कुछ कड़ा हो तो उसे ब्लास्टिंग करके लोड करने योग्य बनाया जाता है। सरफेस माइनर कोयला काटने
कि यह मशीन भूमिगत कंटीन्यूअस माइनर जैसे काम करती है। बिना ब्लास्टिंग के पतली परतों 0.2 से 1 मीटर में कटा कोयला उसमें लगे कन्वेयर से दूर गिराया जाता है। वहां से उसे पे लोडर डंपर ट्रक द्वारा साइडिंग तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोयला 100 मिलीमीटर से छोटे साइज का होने के कारण क्रशिंग की जरूरत नहीं होती। मोटी सीम में स्टोन बैंड का अलग खनन करके कोयले की क्वालिटी सुधारी जा सकती है। ब्लास्टिंग की आवश्यकता न होने के कारण सरफेस माइनर गांव बस्ती के नजदीक तक प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसके खनन का कोई अन्य तरीका नहीं है। सरफेस माइनर का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से भारत की कई खानों में तेजी से बढ़ रहा है। 17 सरफेस माइनर के प्रयोग से क्या लाभ हैं? बी सरफेस माइनर की सुरक्षा व्यवस्थाएं बताइए। उसके संबंध में क्या सुरक्षा सावधानियां ली जाएंगी? A. What are the benefits of using surface miners? B. Enumerate its safety features. What safety precautions will be taken in its use? उत्तर, सरफेस माइनर से लाभ 1. ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग नहीं करनी पड़ती। इससे दुर्घटनाओं की संभावना घटती है, जो कोयला गांव, बस्ती, खेत खलिहान, सरफेस स्ट्रक्चर की नजदीकी के कारण नहीं काटा जा सकता। उसका खनन भी संभव है। मैन पावर व खर्च की बचत होती है। ओपन कास्ट या खुली खान क्वारी की कांथी सुरक्षित स्टेबल रहती है। सीम में क्रैक न पड़ने से स्पोटेनियस हीटिंग आग की समस्या नहीं होती। 2. पतली सीम का खनन भी हो सकता है। 3. कोल सीम के स्टोन बैंड को अलग बेंच में काटकर कोयले की क्वालिटी सुधारी जा सकती है। 4. छोटे साइज का कोयला बनने से क्रशिंग खर्चा बचता है। समान छोटे साइज के कोयले के कारण ट्रक में अधिक कोयला भरा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। 5. ग्राउंड वाइब्रेशन, डस्ट, फ्लाई रॉक की समस्या नहीं रहती। पर्यावरण दूषित नहीं होता। 6. सुपरविजन आसान होता है। 7. बेंच की तल्ली साफ सुथरी रहने से ट्रक के टायर खर्च में बचत होती है। भारत में इन मशीनों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरफेस माइनर की सुरक्षा व्यवस्थाएं: एक ब्रेक हॉर्न, लाइट प्री स्टॉप वार्निंग सिग्नल 2, इमरजेंसी स्टॉप 3, वाटर स्प्रे सिस्टम 4, अग्निशामक यंत्र 5, सेफ्टी गार्ड और कवर प्लेट सुरक्षा सावधानियां 1. इसे केवल प्रशिक्षित ऑथराइज्ड ऑपरेटर चलाएगा। 2. ऑपरेटर किसी अन्य व्यक्ति को मशीन नहीं बैठाएगा। 3. शिफ्ट के शुरू में सक्षम व्यक्ति द्वारा चेकिंग के बाद ही मशीन चालू की जाएगी। 4. ऑपरेटर मशीन, सब सेफ्टी डिवाइस, डेप्थ इंडिकेटर, टैंक में पानी की पर्याप्त उपलब्धि चेक करने के बाद खनन कार्य शुरू करेगा। 5. ऑपरेटर शीशे, सीढ़ी और वॉकवे को कोयले, पत्थर, तेल, ग्रीस से साफ रखेगा। 6. डस्ट सेपरेशन सिस्टम चालू न रहे तो मशीन बंद रखेगा। 7. पूरी संख्या में पजी हुई छुरी लगाने के बाद ही कटिंग कार्य शुरू किया जाएगा ताकि वाइब्रेशन सीमित रहे। 8. मशीन के कन्वेयर डिस्चार्ज हेड को किसी व्यक्ति पावर केबल के ऊपर से पार नहीं करेगा। 9. मशीन को तीखे ढाल पर नहीं चलाएगा। मशीन की गति व दिशा अचानक नहीं बदलेगा, अन्यथा मशीन अस्थिर हो सकती है। ओवरमैन्स हैंडबुक 10. ट्रक लगाने वाला ऑपरेटर का सहायक स्वयं ऐसी सुरक्षित जगह खड़ा रहेगा कि जरूरत पड़ने पर ऑपरेटर को इशारा करके मशीन तुरंत बंद करा सके। 11. कोई अन्य मशीन नजदीक नहीं चलाई जाएगी। 12. शिफ्ट के अंत में ऑपरेटर सब बेल्ट खाली करेगा, कन्वेयर हेड को जमीन पर रखेगा, कंट्रोल को न्यूट्रल में रखकर मशीन बंद करेगा, उसे लुढ़कने से बचाने की व्यवस्था करेगा और चाबी सक्षम व्यक्ति के पास जमा करेगा। 13. ट्रक डंपर ड्राइवरों को उचित ट्रेनिंग दी जाएगी।
वो ट्रक को सरफेस माइनर के इतना नजदीक नहीं ले जाएगा कि खतरा हो। 14. शिफ्ट के अंत में ऑपरेटर व सुपरवाइजर अपनी रिपोर्ट लिखेगा। 15. ऑपरेटर ईयर मफ प्रयोग करेगा। 1,77,121। 16. मैनेजर मशीन मेंटेनेंस, निगरानी और ऑपरेशन का कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा और लागू करेगा। केबिन की पैडिंग सुरक्षित रखी जाएगी ताकि शोर, नॉइस 90 डेसिबल्स से अधिक न हो। 18. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाई वॉल माइनिंग 2008, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई वॉल माइनिंग। उत्तर, हाई वॉल माइनिंग ओपन कास्ट माइन में जब गहराई इतनी बढ़ जाती है कि माइन आगे चलाना लाभकारी नहीं रहता, तब माइन की हाई वॉल से आगे कुछ दूरी तक कोयला हाई वॉल माइनिंग पद्धति से निकाला जा सकता है। हाई वॉल माइनर 3-3.5 मीटर चौड़ी और सीम की मोटाई जितनी ऊंची आयताकार समानांतर गैलरियां हाई वॉल में सीम के भीतर 250 मीटर गहराई तक एक के बाद एक चलाकार कोयला निकालता है। कार्य विधि क्रॉलर माउंटेड हाई वॉल माइनर की वेस यूनिट करीब 17 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी व 8 मीटर ऊंची ओपनकास्ट की हाई वॉल के सामने खड़ी की जाती है। भूमिगत माइन के कंटीन्यूअस माइनर जैसा उसका कटर हेड रिमोट कंट्रोल से कोल सीम में गैलरी काटता है। जैसे जैसे कोयला कटता है पुश बीम कटर हेड को भीतर ठेलता जाता है। कटा हुआ कोयला कटर हेड की गैदरिंग आर्म्स द्वारा आगर कन्वेयर में लोड होकर बाहर पहले चेन कन्वेयर में और फिर बेल्ट कन्वेयर में ट्रांसपोर्ट होकर गैलरी से बाहर गिरता है। जब एक पुशर बीम अंदर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें दूसरा पुश बीम जुड़ जाता है। गैलरी 250 मीटर गहराई तक कट जाने पर कटर हेड पुश बीम द्वारा बाहर खींचा जाता है। बेस यूनिट को शिफ्ट करके उसी तरह की दूसरी गैलरी पहली गैलरी के समानांतर चलाई जाती है। दो गैलरी के बीच डिजाइन के अनुसार वेब पिल ओपनकास्ट या खुली खान लात छोड़ा जाता है ताकि गैलरी धन से नहीं। इस प्रकार समानांतर गैलरियां चलाते हुए कोयला प्रोडक्शन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को गैलरी में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होती। बाहर गिरा कोयला डंपर व लोडर से कोल हैंडलिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कटर हेड की साइड सीम की मोटाई अनुसार चुनी जाती है। प्रोडक्शन सीम की मोटाई पर निर्भर करता है। एक हाई वॉल माइनर 1.5 मीटर मोटी सीम से महीने में करीब 40,000 टन कोयला प्रोडक्शन देता है। अन्य सुविधाएं एक हाई वॉल माइनिंग से कोयला सीम के उस भाग से भी निकाला जा सकता है जहां ऊपर गांव, बस्ती, रोड, नदी, नाले, फॉरेस्ट लैंड या सरफेस स्ट्रक्चर होने के कारण ओपनकास्ट माइन आगे बढ़ाना संभव नहीं है। 2. इस पद्धति की लागत कम है, कोयला सस्ता निकलता है और बिना किसी विशेष डेवलपमेंट के प्रोडक्शन शीघ्र शुरू किया जा सकता है। एक सिस्टम के लिए प्रति शिफ्ट केवल 6-7 व्यक्ति लगते हैं। 3-4 तरीका सुरक्षित है क्योंकि किसी व्यक्ति को गैलरी के भीतर जाना नहीं पड़ता। ऑगर सिस्टम चलते रहने से गैलरी में कुछ वायु संचार होता रहता है। माइनर पर लगा गैस डिटेक्टर मीथेन गैस की लगातार जांच करता रहता है। गैस की मात्रा 1.25% से अधिक होने पर कटर की बिजली स्वतः कट जाती है। 5-6 मशीन के सब कंट्रोल कंप्यूटर आधारित होते हैं। 5-7 मशीन को खोलकर एक माइन से दूसरी माइन में ले जाया जा सकता है। हाई वॉल माइनिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 30-40 वर्षों से प्रचलित है। अब हाई वॉल माइनिंग सिग्रेनी मेडापल्ली ओपनकास्ट, रामागुंडम और WCL की शारदा ओपनकास्ट में किया जा रहा है। शीघ्र ही भारत की कई अन्य माइंस में यह सिस्टम लगाया जाएगा। Surface overburden high wall coal play coal seam high wall cutter head miner fig. Schematic diagram of high wall mining.